हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी कम्युनिकेशन की क्लास 4th है। संचार वाली यूनिट आपकी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कल का जो टॉपिक था वो बैरियर को लेकर के था। कम्युनिकेशन में बैरियर किस किस टाइप के आते हैं। बैरियर का मतलब बेटा बाधा होती है। अगर देखोगे संचार हमारा सफल कब होगा, जो सेंडर है वो रिसीवर के जो व्यवहार में परिवर्तन करना चाहता है, अगर वो व्यवहार में परिवर्तित कर लेता है तो वो आपका सफल संचार कहलाता है। अगर वो नहीं कर पाता है तो इसमें बाधा क्या क्या आती हैं, उनको लेकर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज द बैरियर। तो इसमें आपका नया जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजिकल बैरियर, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। ये बेटा अब यहाँ से टीचिंग में एक क्वेश्चन आता है आपका, टीचिंग एप्टीट्यूड में, शिक्षण अभियोग्यता में एक क्वेश्चन आपका आता है कि जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उनका समाधान करना बहुत आसान होता है, बट जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं उनका समाधान बहुत टफ होता है। स्टूडेंट की इंटरनल कंडीशन में सुधार लेकर के आना शिक्षक के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि वो डायग्नोज नहीं हो पाया, इसी डायग्नोसिस उसका नहीं हो पाया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर में फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे बेटा एक टॉपिक लिख लो, स्टॉक ऑफ नॉलेज। स्टॉक ऑफ नॉलेज ये बेटा हमारा क्या बनाती है, परसेप्शन। ये क्या बनाती है, दृष्टिकोण बनाती है। क्या बनाती है बेटा, पॉइंट ऑफ व्यू बनाती है। किसी भी व्यक्ति का स्टॉक ऑफ नॉलेज कैसे बनेगा, वो डेली लाइफ में जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं उनके बिहाफ पर उसका दृष्टिकोण बनता है। अब जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की है, किसी भी लर्नर का, किसी भी व्यक्ति का फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक साइकोलॉजिकल बैरियर के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि उसका मनोविज्ञान क्या कह रहा है, किसी भी घटना को किस दृष्टिकोण से वो देखता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, सेल्फ इमेज, एक यहाँ पे वर्ड लिखोगे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कौन होता है बेटा, इंट्रोवर्ट वो है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी जो बच्चा जितना इंटेलिजेंट है उससे भी कम शो कर रहा है, खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो अंतर्मुखी है। जब कोई बच्चा किसी भी शादी समारोह में पार्टिसिपेट नहीं करने जाता तो हम कहते हैं ये इंट्रोवर्ट बच्चा है, अंतर्मुखी है। एक्सट्रोवर्ट होता है कि जो एक्सपोज करता है, शो करता है। ठीक है बेटा, तो जहाँ ये बैलेंस गड़बड़ होता है, जो एक्चुअल कंडीशन है उससे अप या डाउन होना, वो आपकी सेल्फ इमेज जो है वो एक एज ए बैरियर यहाँ पे काम कर सकती है। फील्ड एक्सपीरियंस, कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि जो सेंडर और रिसीवर हैं, जैसे कि पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया, इनका बोध जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है, वो आपकी इक्वल लेवल की होनी चाहिए, तभी आपका संचार सफल रहेगा। अगर वो किसी भी पॉइंट पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सेल्फ इमेज, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मेंटल फियर और सेलेक्टिव परसेप्शन ऑफ नॉलेज, ये सभी आपके बाधाएं हैं, और विशेष तौर पे देखोगे तो मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, किसी व्यक्ति का जो फील्ड का एक्सपीरियंस है वो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाता है, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर वो सामने वाले द्वारा किया गया संचार उसका एनालिसिस करता है। तो जरूरी नहीं है कि जो उसने एनालिसिस किया है वो एग्जैक्ट हो, वो अपने स्टॉक ऑफ नॉलेज के बिहाफ पर उसका एनालिसिस कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो कहने वाला है उसके शब्दों का वो गलत इंटरप्रिटेशन कर लेता है, वहाँ उसका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एक बाधा के तौर पे कार्य करता है। मेंटल फियर, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, भय और ज्ञान के बीच नेगेटिव कोरिलेशन कैसे है बेटा। जैसे जैसे भय बढ़ जाएगा वैसे वैसे आपका ज्ञान कम हो जाएगा। जहाँ हम प्रैक्टिस सेट जो आपके कंडक्ट कराते हैं उससे हमारा एक भय को कम करना है, जितना भय कम होता चला जाएगा उतना ही ज्ञान आपका बढ़ता चला जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अनुभव के आधार पर जब बच्चे क्लासरूम में परीक्षा देने जाते हैं तो उनका जो फियर है वो बढ़ जाता है। जैसे फियर बढ़ेगा तो नॉलेज डाउन हो गई है, और जैसे जैसे क्लासरूम से बाहर निकलता है या उस संस्थान से बाहर निकलता है जहाँ वो एग्जाम देने गया है, तो आप देखोगे उसके जो गलत क्वेश्चन हैं वो रिकॉल होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भय जितना कम होता चला जाता है उतना ही ज्ञान उसका बढ़ता चला जाता है। ऐसी क्या कंडीशन है कि तुम्हें आए हुए क्वेश्चन गलत हुए हैं,
और ऐसी क्या कंडीशन है कि बाहर जाते ही उस संस्थान से आपके वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ गई हैं। तो ये क्या है बेटा, मेंटल फियर भी आपका एक साइकोलॉजिकल बैरियर के तौर पे कम्युनिकेशन में काम करता है। सिलेक्टिव परसेप्शन, सिलेक्टिव परसेप्शन ऐसा होता है बेटा जब आप किसी चीज़ के बारे में पहले से ही पूर्व धारणा बनाए बैठे हो। आपने एक मूवी देखी होगी थ्री, ये आपकी जोली LLB, उसमें वकील क्या कहता है, वकील ये बोलता है जज साहब जब आप पहले से ये निर्धारित किए बैठे हैं कि मेरा जो मुवक्किल है वो अपराधी है, तो फिर यहाँ दलील का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी चीज़ के बारे में आपका सिलेक्टिव परसेप्शन पहले से माने बैठा है, और जो माने बैठा है उसने यथास्थिति ग्रहण कर लिया है। देखो बेटा, कोई भी चीज़ हमारे माइंड में यथा स्थिति अगर उसने ग्रहण कर ली है तो वो हटना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए एक इनफॉर्मल सेक्टर का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जिसके माध्यम से आपके माइंड में ये चीज़ें एग्जैक्ट आ जाएंगी। घर में सास बहू है, दोनों की लड़ाई हो गई। अब आप देखना उनकी ट्राई ये होती है, उनका कोशिश ये होता है कि सबसे पहले वो जो भी रिप्रेजेंट करेगा, लड़का आने वाला है ड्यूटी से, पत्नी पहले बताना चाह रही है, सास पहले बताना चाह रही है, जो भी सबसे पहले उसे अपने घटनाक्रम को बताएगा अपने अकॉर्डिंग, तो उसके माइंड में वो यथास्थिति ग्रहण कर लेगा। अब वो क्या करेगा, जब दूसरा पक्ष रखने आएगा तो उसकी बात सुनेगा ही नहीं वो। तो बेटा ये सिलेक्टिव परसेप्शन हो गया, किसी भी घटना के बारे में हमने मान लिया है, और अगर आपने मान लिया है तो आप उसी दृष्टिकोण से उस चीज़ों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि महाभारत आपने देखा होगा, महाभारत में हम कर्ण की बात करते हैं, दुर्योधन की बात करते हैं, दुर्योधन का नाम आते ही आपके माइंड में एक सिलेक्टिव परसेप्शन आ जाता है। जब आप देखोगे बहुत से भारतीय विचारक हैं, उन्होंने दुर्योधन का चरित्र चित्रण किया है, तो आप पाओगे कि दुर्योधन भी इतना बुरा नहीं है जितना बुरा रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, हिंदी सिनेमा के जो विलेन हैं उनका जब आप नाम सुनोगे तो उनकी एक इमेज आपके माइंड में है। अगर आपके माइंड में किसी के भी प्रति पहले से ही सिलेक्टिव परसेप्शन है तो आप रियल में एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है बेटा स्टॉक ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान का भंडार है। ज्ञान का भंडार किसी भी व्यक्ति के जीवन की अब से पहली पूर्व घटनाएं जितनी भी होती हैं उनके आधार पर एक नॉलेज क्रिएट होती है, जिसको हम स्टॉक ऑफ नॉलेज बोलते हैं। और इस स्टॉक ऑफ नॉलेज के आधार पर ही स्टॉक ऑफ नॉलेज ज्ञान के भंडार के आधार पर क्या बनता है बेटा, परसेप्शन, दृष्टिकोण बनता है। और इस दृष्टिकोण के आधार पर ही हम क्या करते हैं बेटा, घटना का अध्ययन करते हैं, घटना का अध्ययन करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर कैसे हैं, आप देखोगे कि भाषा, कहीं पे किस शब्द का क्या अर्थ है, कहीं पे किस शब्द का क्या अर्थ है, उनको लेकर के भी कभी कभी बैरियर पैदा हो जाते हैं। दैनिक जीवन में आप देखोगे कि शब्दों के आधार पर जब हम डिस्कशन करते हैं तो वो एज ए बैरियर भी आपके आ सकते हैं। जैसे कि सीमेंटिक बैरियर, अर्थ संबंधी, आपने कहा कुछ, सामने वाले ने समझा कुछ, तो ये भी एक बैरियर है। हाई एंड लो कॉन्टेक्स्ट, मैंने आपको पहले मेहराबिया का जिक्र किया है, ऊंची और धीमी आवाज। आपने हरियाणा के लोग देखे हैं बेटा, हरियाणा के लोग आप देखोगे कि कोई प्यार की भाषा है उसे भी ऐसे बोलेंगे जैसे कि ये नाराज हो। तो देखोगे हाई एंड लो कॉन्टेक्स्ट भी आपका बैरियर हो सकता है कम्युनिकेशन में। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, अब क्रॉस कल्चर का मतलब कि एक कल्चर में, एक संस्कृति में आप देखोगे किसी एक्ट का अर्थ कुछ और है और दूसरी संस्कृति में उसी एक्ट का अर्थ कुछ और है। अभी आप देखोगे कि जब मथुरा की लठमार होली आती है तो वहाँ महिलाओं के द्वारा जो पुरुषों को डंडे से पीटा जाता है। अब आप देखोगे कि वहाँ उस चीज़ का एक सौहार्दपूर्ण माहौल क्रिएट हो रहा है, बट अगर ये ही घटना दूसरी जगह हो तो इसका रिएक्शन दूसरा होगा। तो आप देखोगे ये कभी कभी लिंग्विस्टिक बैरियर और एक एक्ट के तौर पे क्रॉस कल्चरल का मतलब ये कि एक संस्कृति में किसी एक्ट का अच्छा अर्थ लगाया जाता है और दूसरी संस्कृति में उसी एक्ट का बुरा अर्थ लगाया जा सकता है। इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, आपने एक सीरियल देखा होगा बड़ा फेमस है आजकल, वो भाभी जी घर पर हैं।
आप देखोगे बड़ा अच्छा सीरियल है, घर की महिलाएं उनको देखती हैं, वहाँ आप देखोगे जो भाभी जी शब्द का इस्तेमाल करती हैं वो उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो है वो बड़ा बिगाड़ करके बोलती हैं। तो कभी जब किसी संचार करने वाले को, संचार के प्रोसीडिंग में जो व्यक्ति है उसको इनसफिशियंट नॉलेज है भाषा की, तो वो भी एक बाधा के तौर पे कार्य करता है। कल्चरल रेफरेंस, वो मैंने आपको बताया, एक कल्चर में कोई एक्ट बहुत अच्छा है, दूसरी कल्चर में वही एक्ट बहुत नेगेटिवली लिया जा रहा है। तीसरा है आपका लेक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। बेटा ये लेक है, लेक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, प्रौद्योगिकी ज्ञान का अभाव भी आपका लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर में इंक्लूड किया जाएगा। बेटा पूरी बात आपकी चल रही है, पर मुझे ये एक चीज मैं रिपीट आपको करने जा रहा हूं फिर से, संचार का उद्देश्य क्या होता है। जो ए का उद्देश्य पूरा करना है, बी के व्यवहार में परिवर्तन लाना। देखो बेटा हर एक संचार का एक उद्देश्य है, इस ए का उद्देश्य क्या है, बी के व्यवहार को परिवर्तित करना है, किसके माध्यम से, संचार के माध्यम से। और सपोज दैट इसने इसका 80% व्यवहार बदल दिया तो हमारा कम्युनिकेशन 80% यहाँ सफल रहा है। अब इसका जो ये पोर्शन है इसमें मुख्य मुद्दे ये चल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। ठीक है बेटा, कल की क्लास जो पिछली क्लास गई है आपको, मैंने आपको बताया संचार में सूचना देने वाला और सूचना पाने वाला शब्दों का एक सा अर्थबोध रखता हो तो हमारा संचार सफल होगा। भारतीय राजनीति की जब हम बात करें तो कई बार मीडिया ने ऐसे इवेंट किए हैं जिन पर कि नेता ने कोई स्टेटमेंट बोला और वो उसके गले की फांस बन गया। एक बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह के द्वारा एक स्टेटमेंट कह दिया गया, लड़कों से अक्सर गलतियां हो जाती है, और मीडिया ने उसे इस तरीके से मैनिपुलेट किया, इस तरीके से एक्सपोज किया कि मुलायम सिंह को कितनी जगह उसका स्पष्टीकरण देने के बावजूद भी एक विलेन के तरीके से मीडिया पेश करती रही। तो शब्दों का अर्थ लगाना, शब्दों का अर्थ किसी भी एंगल में लगाया जा सकता है, तो इसलिए एक आपका संचार की जो प्रक्रिया है वो कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया कही जा सकती है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट है विजुअल साइन लैंग्वेज। मैंने आपको एक चीज बताई थी, दैनिक जीवन में, बेटा लिख लीजिएगा इसे, जीवन में अधिकांश संचार किसके माध्यम से हो रहा है बेटा, साइन लैंग्वेज के हिसाब से। शब्दों का हम बहुत कम यूज करते हैं संचार के माध्यम में। और कौन कौन से आपके साइन लैंग्वेज है, चित्र, पेंटिंग, चार्ट, ड्राइंग, रेखा चित्र, नक्शा, प्रतिमा, पोस्टर, कार्टून, साइन बोर्ड, डायग्राम, नक्शा आदि। अब यहाँ से बेटा टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, आपके कक्ष में किसकी तस्वीर लगी हुई है। अगर आप MLT की हम बात करें, यानी कि 1 to 5, इसमें आप देखोगे गांधी जी, नेहरू, जो मूल्यों की शिक्षा को प्रमोट कर रहे हैं, इनकी लगती है। और अगर हायर की आप बात करोगे, हायर में आप उन वैज्ञानिकों की पिक्चर लगाओगे बेटा जो आपके विषय के विशेषज्ञ हैं। सपोज दैट सोशियोलॉजी का किसकी लगाएगा, वो अगस्त कुंभ की लगाएगा। आप देखोगे हमारे कोचिंग में अगस्त कुंभ का एक पूरी तस्वीर लगी हुई है, क्योंकि सोशियोलॉजी का स्पेशल आपका कोचिंग है। तो ये क्या है, ये क्या करते हैं बेटा, ये प्रेरणा देते हैं। और प्रेरणा में मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन बताया है कितने प्रकार की है, पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन। और यहाँ से बेटा क्वेश्चन लिख लेना, टीचिंग एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, नेगेटिव मोटिवेशन, नकारात्मक उत्प्रेरणा, नकारात्मक उत्प्रेरणा किस वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त होती है, तो मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए। ध्यान रखना बेटा, जो तस्वीरें आप लगाते हो वो आपको मोटिवेट करती हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आप जरूर लिख लेना, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 2018 को यहाँ पे कोट कर लेना बेटा,
कितने साल पूरे हुए हैं, स्टैचू आपका भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वामी विवेकानंद जी के स्टैचू स्थापित किए गए हैं। तो ये आपका बहुत सा पार्ट आपका कम्युनिकेशन का विजुअल साइन लैंग्वेज के द्वारा होता है। इसके बाद बेटा बेल, पहले गेट पे अक्सर बेल नहीं हुआ करती थी, पर जैसे टेक्नोलॉजी आपकी डेवलप हुई अब आपकी डोर बेल लगी हुई है, कोई भी आने वाला आपका गेट नहीं खटखटाता है, वो बेल बजाता है। ठीक है। बजर, जब किसी बड़ी फैक्ट्री में शिफ्ट बदलेगी तो बजर का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक बेल आदि। ये भी आपके संचार के एक बहुत बड़े माध्यम हैं जब हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। सपोज दैट ऑफिस में आप बैठे हो और आपको दूर जो दूसरे कक्ष में पियोन बैठा है तो उसे बुलाना है, क्या नाम लेकर के बुलाओगे संस्थान में? नहीं, आप अपना स्विच दबाते हो और उसे पता चल जाता है कि बुला रहे हैं। ठीक है। तो ये संचार के माध्यम में बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट, गेस्चर, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, पिच वेरिएशन आदि। बेटा यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है आई कॉन्टैक्ट। कोई भी टीचर क्लास में पर्टिकुलरली उसका कॉन्फिडेंस किससे होता है? आई कॉन्टैक्ट से। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि शिक्षण के दौरान अगर कोई शिक्षक अपने छात्रों से आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो किस चीज की कमी है? आत्मविश्वास की कमी है। और एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, उसे और लिख लेना, अगर कोई शिक्षक कक्षा में जोर जोर से बहुत तेजी से क्लास कर रहा है तो भी आत्मविश्वास की कमी है, उसे लग रहा है कहीं बच्चे क्वेश्चन ना पूछ लें। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। गेस्चर, पोस्चर, बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट का मतलब ये है आपका जो अपीयरेंस है क्लास में खड़े होने का जो है। देखोगे आप जैसे क्लास में एंट्री की टीचर ने, तो एंट्री से लेकर के जब तक वो स्टेज पे आते हैं बोलने के लिए, तो बहुत से बच्चे उस टीचर की इफेक्टिविटी को एनालिसिस कर लेते हैं। आप कभी जब इंटरव्यू देने जाओगे किसी बड़े संस्थान में, जब आप गेट से एंट्री करते हो और अपनी चेयर लेते हो तो 75% इंटरव्यू आपका वहीं तक कंडक्ट हो जाता है। किसके थ्रू? बॉडी मूवमेंट के थ्रू। किस तरीके से आप बैठे हो, किस तरीके से आई कांटेक्ट कर रहे हो, आपके जो हाथ हैं वो ऐसे कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा आपका जो पर्सनैलिटी का स्टडी करने का एक माध्यम उनका होता है। तो बॉडी मूवमेंट आपका बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का एक सिग्नल होता है बेटा। गेस्चर, पोस्चर, बैठने का तरीका क्या है आपका, आई कांटेक्ट आप कर रहे हो, पिच वेरिएशन आपका क्या है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैंने कल भी आपको पिछली क्लास में बताया कि हमारी जो दिखावट है, जो हम दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हमारे शब्द निकलते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो आप देखोगे बाहरी सुंदरता की अपेक्षा जो आपकी आंतरिक सुंदरता है वो सोसाइटी में लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है। ठीक है। पिच वेरिएशन आपको बता ही दिया है। पिच वेरिएशन को थोड़ा सा और डीपली बताता हूं बेटा। आवाज का ऊंचा और धीमा होना एक बहुत बड़ा मैसेज छोड़ता है। कल भी मैंने आपको बताया, बच्चे को चॉकलेट देनी है तो आप प्यार से बुलाओगे, बच्चे को डांट रहे हो तो पिच वेरिएशन चेंज हो गया, फिर वो आपके पास नहीं आएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। समय भाषा, फेस टू फेस, स्पेस गैप, निकटता, दूरी, ये आपके क्या हैं? ये भी आपके कम्युनिकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पैरा लैंग्वेज को लेकर के काफ़ी क्वेश्चन आपके आए हैं। ऊंची और धीमी आवाज़, वाणी को अल्पविराम, अनेक संकेतों का प्रयोग। वाणी को अल्पविराम किस तरीके से कम्युनिकेशन आपका चेंज करता है? रुको मत जाओ। अब देखो बेटा, लिख ही रहा हूं मैं इसको, रुको मत जाओ। यहां कोमा लगाते ही अर्थ दूसरा है, यहां लगाते ही दूसरा है। अब आप वर्बली बोल रहे हो तो कोमा तो नहीं लगाओगे, कहां आप गैप दे रहे हो, एक सबसे बड़ी बात है। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर ऑनलाइन क्लास हम आपकी कर रहे हैं बेटा, ऑनलाइन क्लास के स्टार्टिंग के 5 सेकंड ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत से बच्चे तुरंत स्किप कर देते हैं जब देखते हैं सर कैसे किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। शुरू के 5 सेकंड आपका एनालिसिस कराते हैं। 1 मिनट में कितने वर्ड डिलीवर करने हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। बट जब आपका टीचर इफेक्टिव होगा, आपको कंटेंट डिलीवर करेगा, तो आप देखोगे आप उसकी सभी क्लास करते हो। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, क्या आपके बैरियर हैं, उन सब चीज़ों का डिस्कशन इस क्लास में आपका हुआ है। फीडबैक, रिएक्शन, मैसेज, थॉट, एनकोडिंग, ट्रांसमिशन और आइडिया रिसेप्शन, डिकोडिंग, ये आपका बेटा कल भी मैंने आपको बताए थे। कई क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। ये एक मेथड है क्वेश्चन बनने का। एक मेथड क्या है बेटा? BS ब्लूम। बहुत क्वेश्चन आ रहा है बेटा, वो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। MLT लेवल पे उच्च पर क्या है यहाँ पे?
क्या क्या लिखे थे बेटा? ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अब से पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था ये मेथड कहलाता है आपका इवोल्यूशनरी, उद्विकासीय। ये क्या कहलाता है बेटा? उद्विकासीय। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से हुई? ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं कम्युनिकेशन की यूनिट में टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन करा रहा हूँ। यहाँ आपसे वो पूछ लेते हैं एमएलटी लेवल में, बीएस ब्लूम के एमएलटी लेवल में टॉप पर क्या था? तो मूल्यांकन था। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। गुफा चित्र, फिर इसके बाद मुद्रण क्रांति, फिर आपका अखबार, फिर आपका रेडियो, फिर आपका टीवी, फिर इंटरनेट और फिर आपका एआई। बेटा इस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन आपके कम्युनिकेशन की यूनिट से बनने जा रहे हैं, जो आपके पीवाईक्यू में मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है बेटा, इसी तरीके से इनको सही सीक्वेंस में आपको लगाना है। फीडबैक आपका सबसे लास्ट का पोर्शन होता है। अब सेंडर लेवल से रिसीवर लेवल से क्या क्या बैरियर हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, उन चीज़ों को लेकर के यहाँ पे बताया है। अस्पष्ट पूर्व धारणा, अगर आपने किसी के बारे में पहले से ही इमेज बनाई हुई है तो कम्युनिकेशन बैरियर होगा। विभेदात्मक मान्यताएं जो पहले से हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा। नेक्स्ट, गलत शब्दों में अभिव्यक्त संदेश, आप संदेश व्यक्त करना चाह रहे हो पर उसके लिए आपके पास शब्द नहीं है या शब्दों का गलत चयन किया गया है तो कम्युनिकेशन बैरियर होगा। दोषपूर्ण अनुवाद, ठीक है, स्मेल को स्माइल बोलना। ध्यान रखना बेटा, जो रूरल एरिया में महिलाएं होती हैं तो कभी कभी जो स्मेल आती है, दूध में स्मेल आ रही है, चाय में आ रही है, तो स्माइल बोल देते हैं, तो गलत शब्दों में ये दोषपूर्ण अनुवाद है। बट अगर कोई व्यक्ति जानने वाला है, समझने वाला है तो समझ जाएगा, और अगर वो उसकी बैकग्राउंड से वाकिफ नहीं है तो यहाँ अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगेगी बेटा। ठीक है, शब्दों में संकेतों का विविध अर्थ, शब्दों में संकेतों का विविध अर्थ, जब कोई ऐसा शब्द होता है जिसके अनेक अर्थ होते हैं या उसका गलत अर्थ ले लेते हैं तो ये भी आपके बैरियर है बेटा। ध्यान न देना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका क्रिएट होता है। अब फिर से टीचिंग एप्टीट्यूड में आ जाओ। इसलिए बेटा हम आ रहे हैं क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस रिसर्च एप्टीट्यूड प्लस कम्युनिकेशन मिला करके एक क्वेश्चन आपका बन रहा है। अब कक्ष में व्याख्यान विधि में सबसे ज़्यादा डीमेरिट क्या है? वो है बेटा बच्चे का पैसिव लिसनर होना, ध्यान न देना। सबसे बड़ी बात है, आप क्लासरूम में कुछ भी डिलीवर कर रहे हैं बट वो रिसीवर है ही नहीं वहाँ, एक्टिव है ही नहीं वहाँ, तो आप कितना ही कुछ कर लें वो रिसीव नहीं कर रहा है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क क्या है शिक्षक के लिए, चुनौती क्या है? वो क्या है? बच्चे को अलर्ट मोड पर रखना, बच्चे को अलर्ट रखना। ठीक है बेटा, ये सबसे ज़्यादा चुनौती होती है शिक्षक के लिए कि अपने बच्चों को क्लासरूम में जितना रुचि कर रख पाओगे उतना ही उनका अलर्टनेस होगी, और जितनी अलर्टनेस होगी उतना ही वो चीज़ों को रिसीव करेंगे। तो ध्यान में देना, सबसे बड़ा बैरियर है आपके कम्युनिकेशन में। अपरिपक्व मूल्यांकन, ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उसमें हमने 2 ऑप्शन पढ़े, 2 ऑप्शन में तुरंत टिक लगा लिया, तो ये अपरिपक्व मूल्यांकन है। पहले 4 ऑप्शन पढ़ने, फिर सोचना है, फिर मूल्यांकन करना है। संचार पर अविश्वास, ये बेटा प्लेसिबो इफेक्ट है, पिछली क्लासों में भी मैंने आपको डिस्कस किया है। जितना चैनल पर आपको विश्वास होगा उतना ही उसको आप ग्रहण करोगे। मैंने आपको बताया, सपोज दैट आप सत्संग करने जा रहे हो और जो भी व्यक्ति वहाँ सत्संग दे रहा है, अच्छे प्रवचन दे रहा है, उसके बारे में आपकी क्या धारणा है वो आपके उस सत्संग की इफेक्टिविटी को शो करेगी। तो अगर आपको विश्वास है तो आप 100% रिसीव करोगे, और अगर विश्वास नहीं है तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यहाँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, आपके माध्यम से आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे। शहर में डॉक्टर के यहाँ चले जाओ बेटा, एक फैक्टर ये होगा कि आपको हो सकता है 24 घंटे में आराम हो। ये मैं बिलीव की बात बता रहा हूँ, 100% मत लेके जाना। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि जी शहरों में डॉक्टर जो है वो डायग्नोज करके कम mg की दवाई देता है, तो गांव में क्या होता है वो हाई डोज देता है।
एक फैक्टर ये भी है बेटा, गांव में आप गए, डॉक्टर के केबिन में बैठे, तो आप देखोगे कि आपको आराम महसूस होने लगा, 1 घंटे में आप फ्री, 1 घंटे में बिल्कुल आप रिलैक्स हो गए। यहाँ एक फैक्टर ये भी है कि यहाँ आपको विश्वास है। अब अगर प्लेसिबो इफेक्ट की हम बात करें तो पहले अगर आप देखोगे भारतीय समाज में स्पेशली रूरल एरियाज में डॉक्टर नहीं होते थे और लोग बाबा की दी हुई भभूत से सही हो जाते थे। जो राख का एक पाउडर होती थी उसे माथे पर लगा करके उनका विश्वास था हम ठीक हो जाएंगे, तो वो ठीक हो जाते थे। तो इतनी बड़ी पावर है बेटा किसमें? संचार के विश्वास में। जहां आपका बिलीव है, जहां आप चैनल पे बिलीव कर रहे हैं, बोलने वाले पर बिलीव कर रहे हैं। अगर एक सामान्य आदमी कोई बात करता है, अभी मैं और डिटेल कर रहा हूं बेटा इसका, हमने झाड़ू लगाया तो 10 लोग बात बताने लगे रास्ते में, क्या कर रहे हो भाई। अगर मोदी जी ने झाड़ू लगा दिया तो आप देखोगे उनके सांसद भी झाड़ू लगा रहे हैं। कोई एक्ट किसके द्वारा किया गया है तो फॉलो उसके माध्यम से होता है बेटा। किसके द्वारा किस शब्द को कहा गया है वो ब्रांड बन जाता है, और किसके तो एक व्यक्ति डेली उस वर्ड का यूज कर रहा है वो ब्रांड ही नहीं बन रहा। तो आप देखोगे सबसे बड़ी बात यह है कि किस स्थान पे कौन सा शब्द किसके द्वारा कहा गया है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। एक केस की मैं आपको बात बताता हूं, निर्भया कांड। भारत जैसे देश में अब देखोगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने केसेस ऐसे होते हैं जिनका कोई पता नहीं होता, कानून की दृष्टि में वो कभी आए नहीं, समाज की दृष्टि में नहीं आए। बट एक केस होता है आपका कहाँ? दिल्ली में। और दिल्ली में केस हुआ तो मध्यम वर्ग ने इतना आंदोलन किया कि कानून बनने का एक रास्ता खुला। तो देखोगे ना कहाँ हुआ है, ये स्थान मायने रखता है। तो ऐसे ही संचार किस व्यक्ति के माध्यम से किया जा रहा है। ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाती है सरकार? अब आप देखोगे आपसे डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे कि बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है। एक आदर्शवादी व्यक्ति को बनाते हैं ताकि अमिताभ बच्चन अगर कहेगा, अगर अमिताभ बच्चन बोल रहा है कि अपने बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाओ, तो ही बच्चों को पोलियो की ड्रॉप लोग पिला रहे हैं, किसी और कम्युनिटी लीडर के हिसाब से नहीं पिला रहे। वो देखोगे ना कि दादी अम्मा कहती है वो दाढ़ी वाला आया उसने कहा है चैनल पे रोज जा करके 2 बूंद जिंदगी की, तो सब पिला रहे हैं। तो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि संचार पर विश्वास होना कितना जरूरी है। संचार का बोध, चयनित बोध ऑलरेडी मैं डिस्कस करा चुका हूं। आप पहले से माने बैठे हैं तो संचार कार्य नहीं करेगा। संचार न करना सबसे ज़्यादा फैक्ट, आप कुछ करो ही ना तो वो सबसे ज़्यादा संचार का बाधा है। अनावश्यक मिश्रण और छानना, ध्यान रखना बेटा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सलाह मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ा, पहली बार टिक लगाया ए है वो सही है, फिर आप इस काम को करने लगते हो, अनावश्यक फिल्ट्रेशन करोगे, फिर आपके मन में आएगा ए नहीं बी है, काट के बी कर दिया, और आप आए घर आपको पता चला कि वो ए ही था। तो नेट की परीक्षा में आपको ये सजेस्ट मैं करता हूँ कि जो आपको पहले से ही दिखा और आपने सही माना तो वो राइट ऑप्शन होने के चांस ज़्यादा हैं। तो अपना ए छोड़ करके बी पर ना जाएं। हर एक बच्चा इन एग्जामों में अपने बहुत से क्वेश्चन गलत करके आता है। ऑप्शन मत बदलना, जो पहला ऑप्शन है उसकी संभावना सबसे ज़्यादा ठीक होने की होती है। ठीक है बेटा, ये आपके क्या थे? कम्युनिकेशन बैरियर थे। नेक्स्ट जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपके मास कम्युनिकेशन को लेकर के मैं क्लास कराऊंगा बेटा। मास कम्युनिकेशन यानी कि जनसंचार को लेकर के आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, और एक क्लास आपकी मॉडल को लेकर के होगी, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको सभी यहाँ कराने वाला हूँ। जो बच्चे हमारे ऑनलाइन बैच ले रखा है, जिन्होंने, आप देखोगे दूर दूर से हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उनके सबके क्वेश्चन जितने भी हैं आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। मैंने ग्रुप में सभी लोगों को जोड़ लिया है, और जितने भी आपकी क्वेरी हैं वो आप करेंगे। बट एक अपेक्षा मैं आपसे रखता हूँ, जो पीपीटी मैंने आपको दी है बेटा, ये आपको रीड आउट करनी है केयरफुल्ली, और आपके लिए एक्सरसाइज अभ्यास के लिए पर्सन ये आपको जरूर करने हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और फिर आपको यहाँ पे PYQ करने हैं। इन दिनों में जितना भी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कम्युनिकेशन की यूनिट को, ये टास्क आपको पूरा करना है। तो मेरा आपसे पूरा वादा ये है कि पेपर 1 में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। पेपर 1 में आपका JRF के स्कोर की मेरी गारंटी, अगर इस प्रोसीजर से चले। पर सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक आपके साथ ये होने वाली है कि आप समय के साथ सिलेबस को लेकर के नहीं चलने वाले हो, जो एक ऑनलाइन क्लासेस की ड्रॉबैक होती है। तो आपसे ये एक
क्या सुझाव है कि आप लोग समय के साथ साथ इन सब चीज़ों को कंप्लीट करते रहना बेटा। 4 क्लास आपकी हो गई हैं, 2-3 क्लास और आपकी कम्युनिकेशन की होंगी। इसके साथ साथ सभी क्वेश्चन PYQ के मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, तब तक आप पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।